Hello students, today I am going to teach you the NCERT question answer, okay, and I will cover your blueprint question answers and as well as exercise question, okay. So first of all, first question given here, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है कि पहले से ऑक्साइड का लेयर अगर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसे आप फिर से अगर बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगा कि वो सही तरीके से प्रॉपर रूप में बर्निंग नहीं होगा, ठीक है। अतः हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करने से पहले उसे थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं ताकि उसका बर्निंग का प्रोसेस अच्छे से हो सके, ओके। मैंने यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड which is formed over magnesium ribbon while stored. This magnesium oxide prevent the further reaction of magnesium with oxygen. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि आप जो मैग्नीशियम रिबन को रखते हो, स्टोर रखते हो, वो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का उस पर लेयर बन जाता है। अगर हम उसकी साफ सफाई अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है इसके बर्निंग में, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अतः मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले जब भी हमें बर्न करना होता है तो हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसका ऑक्सीजन के साथ बर्निंग आसानी से किया जा सके, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैंने आपको बताया है बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशन जो है वर्ड में लिखा है, ठीक। तो ये वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर HCl बना रहा है। तो आप देखिए रिएक्टेंट साइड में जो है हाइड्रोजन का नंबर 2 है और क्लोरीन का भी नंबर 2 है, ठीक है ना। लेकिन राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 1 थी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या आपस में बराबर होती है। अतः ये इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाकर बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। फिर इक्वेशन वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड जैसे कि BaCl, ठीक है, यहाँ पर BaCl2 होगा, ओके। आप इसे सही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। एक वैलेंसी बेरियम पे जाएगा और बेरियम की वैलेंसी क्लोरीन पे आएगा। तो आप इसे सही करें, BaCl2 क्या लिखेंगे, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। ये देखिए बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है, ठीक है। फिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड का अप्लाई करेंगे और हीट एंड ट्रायल मेथड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एटम मौजूद हैं, ठीक है, Al2SO4 का होल 3। तो आप अगर सल्फेट को बैलेंस करना है तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 तो 3 हो जाएगा दोनों तरफ। फिर क्या होगा, यहाँ पर बेरियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेरियम को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन मैंने आपको बोला यहाँ पे Cl2 करने, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देखिए 3 2 जा 6 क्लोरीन है। एल्युमिनियम देखिए 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम है। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस होगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखेंगे, सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो बच्चों सोडियम का फार्मूला जनरल जो प्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो Na होता है और वाटर H2O होता है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या करना है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। जो भी आप वर्ड इक्वेशन लिखते हैं उसका जब अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं जानिएगा तो पहली बात तो आप रिएक्शन सही से नहीं बना पाओगे और रिएक्शन नहीं बना पाओगे तो बैलेंस करना मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप क्या करें, बुक में जितने भी फार्मूलाज हैं सबको एक जगह आप कलेक्ट कर लें और सबका नाम और उसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जो है आप याद कर लें। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब भी आपको किसी भी प्रकार का रिएक्शन दिया रहेगा तो आप उस रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और बैलेंस करने के बाद आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक भी कर सकते हो,
ठीक है, या दोनों तरफ एटम की संख्या को बराबर करके देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तीसरा प्रश्न है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट ऑफ सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, फिर से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें फिर से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझना होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, फिर देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 मैंने लिखा है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे BaSO4 एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लो, दोनों तरफ बैलेंस करने का है, तो बैलेंस करेंगे तो सबसे ज़्यादा एटम की संख्या किस में होगी, Na2SO4 में। तो यहाँ से आप बैलेंस करना स्टार्ट करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, आई थिंक इसके बाद बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, आप चेक करेंगे खुद से भी। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, और स्टेटमेंट दिया है, जस्ट हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को उसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दे देना है। ठीक, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको इसका मोलिकुलर फार्मूला जो होना पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर अ वाइट वॉशिंग। ओके, आपसे बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, X सब्सटेंस का, जो कि यूज़ किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक, तो सब्सटेंस X है, ठीक है, सॉरी सब्सटेंस X है। अब किस तरह का ये सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका आपको फार्मूला भी बताना है। तो बच्चों क्विक लाइम होता है, ठीक है, क्विक लाइम, इसका फार्मूला CaO होता है। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाइट वॉशिंग के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर ले कि सब्सटेंस X जो होगा वो क्विक लाइम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसकी फार्मूला जो होगी CaO होगी। अगला प्रश्न इसी में, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विद वाटर। ठीक है, तो बोल रहा है ये ऊपर में जो आपका सब्सटेंस X था उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओ। तो वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ओके, ये कैल्शियम ऑक्साइड देख रहे हो ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोल रहा है कि वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other, name the gas। तो बच्चों ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आप इस एक्टिविटी को अपने बुक में एक बार अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है, NCERT के प्रश्न हैं सारे। ठीक, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक्टिविटी में आखिर हुआ क्या था, बट आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप NCERT का एक बार क्या करेंगे, स्टेटमेंट को स्टडी जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। तो इन एक्टिविटी 1.7 गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT, कहने का मतलब आपके जो NCERT टेक्स्ट में दिया है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है कि वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ है। क्या हुआ है, वाटर का हाइड्रोलिसिस। तो when water is put under hydrolysis, if electric current pass through water, water dissociate into hydrogen and oxygen which are constituent of water। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डिसोसिएट करेंगे तो आयंस ब्रेक होंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वाटर डिसोसिएट कर जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, जो वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। और इस एक्टिविटी में होगा क्या कि हाइड्रोजन इज कलेक्ट इन वन ट्यूब, हम लोग हाइड्रोजन को किस में कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आयंस नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को हम वन ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और ऑक्सीजन को हम अनदर ट्यूब में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कलेक्टेड इन वन ट्यूब हैज़ डबल अमाउंट देन ऑक्सीजन कलेक्टेड इन अनदर ट्यूब। तो आप देखोगे कि एक ट्यूब में जितना ऑक्सीजन जमा हो रहा है, या फिर आप ऐसे देखो कि एक ट्यूब में अगर ऑक्सीजन 1 ml जमा हो रहा है तो दूसरे ट्यूब में हाइड्रोजन 2 ml जमा हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से जस्ट डबल बन रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का अमाउंट जस्ट ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि
hydrogen collected in one tube has double amount than oxygen collected in another tube because in water and hydrogen oxygen are present in the ratio 2:1। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान है। जो एक्टिविटी आप देखोगे तो एक्टिविटी में आप देखोगे कि H2O का हाइड्रोलाइज हुआ है, हाइड्रोलाइज होने पे H2 और O2 बना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 मोल H2O जो है, ठीक है, उसको आप पूरी तरह से बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो क्या होगा 2:1 के रूप में होगा। कितने रूप में होगा? 2:1। दैट इज 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द नेम ऑफ गैस इज हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द डबल अमाउंट। तो यही हुआ। बोल रहा कौन से डबल अमाउंट में मौजूद थे? तो बच्चों हाइड्रोजन जो थे डबल अमाउंट में मौजूद है, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन बन रहा है 1 मोल ऑक्सीजन की जगह। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? डबल अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन। तो बच्चों व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन एंड फॉर्म फेरस सल्फेट। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ही हमने आयरन नेल को डिप किया इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ ना कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को सीधा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, और आयरन सल्फेट बना लिया, या फिर कह सकते हो फेरस सल्फेट कंपाउंड बना लिया। तो हमसे पूछा था कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन। तो ड्यू टू व्हाट, यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके, ठीक है, अपना जगह बना लेगा। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो जस्ट चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ आयरन। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, हमें पता नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट में देखो, ठीक है ना, कि आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किस कलर का बन रहा है, तो आप देखोगे ग्रीनिश कलर का बन रहा है, ग्रीन कलर का। ठीक है, और जैसा कि आपने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है ना, आपको ध्यान देना चाहिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो आपने लिया था वो ब्लू कलर का था, और जैसे ही हमने आयरन से रिएक्ट कराया तो आयरन सल्फेट बना, जो कि एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो सिंपल है, जब हमने जैसे ही आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा के अपना स्थान बना लिया। अगला प्रश्न है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। फिर से हमें एक्टिविटी अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक्टिविटी को अध्ययन करके यहाँ पे आंसर पॉइंट्स किया है। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि एग्जाम्पल दो जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। ठीक है, एक्टिविटी के आधार पे, तो हमने एक्टिविटी के आधार पे लिखा है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। जैसा कि आप देख रहे हो कि सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्सचेंज द क्लोराइड आयन, क्योंकि हमने पढ़ा था ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में सब ब्रेक किए होंगे, Ag और NO3 ब्रेक किए होंगे, Na और Cl ब्रेक किए होंगे। ठीक है, तो AgCl के साथ रिएक्ट कर गया और Na का रिएक्शन किसके साथ हो गया, NaNO3 के साथ। तो ये पूरी एक्टिविटी में हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला, और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज देखने को मिला। ओके, अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सबस्टांस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोडियम ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब देख रहे हो कि सोडियम ऑक्सीजन गेन करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया किस में, Na2O में। ठीक है, जबकि आप ध्यान दोगे कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है ना कि वह स्पेसीज जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना, और दूसरे को जो ऑक्सीजन देके खुद रिड्यूस होता है, ये स्पेसीज क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि वह स्पेसीज ज्ञात करो जो जिसका ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुआ है। ओके,
क्यों सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है? क्योंकि सोडियम ने ऑक्सीजन ग्रहण किया है। ग्रहण कैसे किया है? क्योंकि ऑक्सीजन ने सोडियम को ऑक्सीजन दिया है। तो मैंने आपको बताया था वह स्पेसीज जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, या मैंने बताया था जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है। क्लियर है ना? अगला इसी में दिया हुआ है, इसी को आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है? कॉपर प्लस H2O। फिर आप देखो कॉपर ऑक्साइड से अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। जबकि हाइड्रोजन देखो, ठीक है ना, क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है वाटर को। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है? वाटर। जबकि कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस होकर क्या बना रहा है? कॉपर। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इट इज गेटिंग रिड्यूस। तो देखो बाबू यहाँ पे लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड से क्या बना? लेड। दूसरा अगर आप ऑप्शन देखो, हमसे बोल रहा है क्या ऑप्शन लेने के लिए? इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है। ध्यान देने का, बच्चे क्वेश्चन में ज़्यादा गलती कर देते हैं, करेक्ट ऑप्शन को ही टिक लगा के आ जाते हैं। देखते हैं कि लेड गेटिंग रिड्यूस, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड, लेड नहीं रिड्यूस हुआ है। ठीक है, लेड तो आप राइट साइड में देख रहे हो ना, हमें जो भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखना है लेफ्ट साइड से पकड़ना है। तो हम देख रहे हैं लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। ओके, फिर है दूसरा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ कार्बन ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी क्या है? गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया। लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ऑक्सीजन का हट रहा है। अतः ऑप्शन ए और बी क्या है? गलत है। ठीक है, हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, गलत ऑप्शन बोल रहा है कि इन चारों में गलत है ऑप्शंस कौन है। ठीक, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप पॉइंट कर सकते हो कि हेयर लेड ऑक्साइड लॉसेज ऑक्सीजन एंड हेंस रिड्यूस कार्बन गेन ऑक्सीजन एंड हेंस ऑक्सीडाइज एंड नॉट लीड टू गेटिंग रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया भी, यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था? लेड इज रिड्यूस, तो गलत है ना। तो फर्स्ट सेकंड गलत है स्टेटमेंट, और थर्ड फोर्थ जो है सी डी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, हमसे बोल रहा है ये रिएक्शन क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है? तो आप देख रहे हो कि आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके अपना जगह बना लेता है। तो ये रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, अगला है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। ठीक, तो क्या होता है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है ना, आपको चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, पहला ऑप्शन क्या दिया है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। करना क्या है हम लोग को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ ऐड करना है। आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने आयरन फिलिंग यूज़ किया है, देख रहे हैं ना, आयरन फिलिंग प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आयरन फिलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? FeCl2 बना रहा है। क्या बना रहा है? FeCl2, याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस हुआ, आयरन क्लोराइड भी प्रोड्यूस हुआ, तो ये आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है प्रोड्यूस, तो हम नहीं लिखेंगे इसे। क्लियर है ना। इसके बाद जो है हम लोग का अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस। ठीक है,
तो कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना बच्चों क्यों जरूरी होता है? मैंने आपको बताया है कोई भी रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिद्धांत को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो ना रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है, बराबर होता है। तो चूंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करे, अतः हम रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, देखो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। तो आराम से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, H2 + N2 gives 2NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो देखो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। बस हमें ट्रांसलेट करना था तो कर सकते हैं आराम से। अब अगला प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम। जैसे ही प्रेसिपिटेट बोले यहाँ पे सॉलिड फॉर्म दे देने का, तो बेरियम क्लोराइड, फिर देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 छूट गया है, फिर से यहाँ पे सही करेंगे, मैंने कॉपी किया था इसलिए यहाँ पे फिर से 2 छूट गया है। तो BaCl2 + Al2SO4 का होल 3 मिलके BaSO4 + 2AlCl3 बना रहा है। पोटासियम, अगला है पोटासियम नेट्रल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए पोटासियम वाटर से रिएक्ट करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करोगे। मैंने आपको बहुत बार हिट एंड ट्रायल मेथड बताया है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। एक बार अपने से आप ट्राई करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। अगला है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड फॉलोइंग्स। फिर यहाँ पे वही बातें हो रही है, पहले आप वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो और फिर बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करो और ऐसे एलिमेंट्स को खोजो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, और उससे पहले आप एक बार काउंट कर लो। जैसे ये इक्वेशन में आप देख रहे हो ना कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कैल्शियम, देखिए ऑलरेडी बैलेंस है, तो कोई भी गुना भाग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट सिल्वर बना रहे हैं, तो यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगला है एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड कॉपर बना रहा है, तो देखिए एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड कॉपर बना है, सिंपल। यहाँ भी बैलेंस करने की ज़रूरत थी। उसी तरह बेरियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, पोटासियम क्लोराइड, देखिए सिंपल है। यहाँ पे भी बैलेंस करने की जरूरत हुई तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो मेनली आपको याद क्या रखना है, वर्ड इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड मिलके क्या बना रहे हैं, पोटासियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। देखिए पोटासियम ब्रोमाइड Bi2 से रिएक्ट करके Ki + BaBr2 बनाया, तो ये रिएक्शन में हम देख रहे हैं ना आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो आयन के एक्सचेंज होने की वजह से इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला है जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो देखिए यहाँ जिंक कार्बोनेट चूँकि हीट करके ऐसा करेगा तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है ना जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन है। इस तरह हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बाइन हो रहा है ना। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन बना रहा है, तो यहाँ पे भी एक देखिए किस तरह का रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा के अपना स्थान बना रहा है, तो एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, अगला प्रश्न है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। मैंने आपको एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बताया है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। जैसे ए और बी मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट माइनस होते चला जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बना रहा है। प्लस हीट अगर आप लेफ्ट में उठा के लाओ तो देखो माइनस हीट हो जाएगा, तो लेफ्ट से ही पता चल जाएगा ना कि हीट बाहर निकल रहा है। चूँकि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है तो हम रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही ब्रेक कर रहा है तो ये हीट को लेके कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये प्रोडक्ट बन रहा है, अतः ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाई रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों वी गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड रिक्वायर अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन।
हम लोग पढ़ेंगे आगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब पढ़ेंगे ना बायोलॉजी, तो वहाँ पे ये चीज़ को स्टडी करेंगे कि हम लोग को जो भी एनर्जी मिलता है वो फूड के डाइजेशन से मिलता है, और डाइजेशन का फूड का डाइजेशन होना, ठीक है ना, एक रिस्पायरेशन प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो होता है ब्रेक कर होता है सिंपलर फॉर्म में, और वही एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, अतः रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहा है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ओके, देखते हो ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, तो सेलुलर प्रोसेस के दौरान ही ना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो हीट बना, हीट बाहर निकला। अगला वायर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चों इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल ब्रेक करके दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब सिंस द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, अब जैसा कि हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ जो डिकम्पोजिशन है सीधा एकदम कॉम्बिनेशन का उल्टा है, अतः डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ वाटर का दिखाया है, तो वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो देखो ये डिकम्पोज होके H2 और O2 में ब्रेक हो गया। ओके, फिर बोल रहा है राइट वन इक्वेशन फ्रॉम ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो हीट के रिस्पेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किए, यहाँ पे देखिए AgCl को सनलाइट से दिए, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किए, यहाँ पे H2O को देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हमने डिकम्पोज किया। तो इतने सारे जो हैं हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स थे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप एक दो बार अगर इसे देखेंगे तो आई थिंक पूरा आपको याद ही हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाला हूँ कि अभी तक पिछले 10 सालों में जितना भी जैक और CBSE ने क्वेश्चंस किया है ना इस चैप्टर से, करीब मैं आपको 60-70 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको डील करके बताऊंगा। पूरा बताऊंगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कितने तरह के प्रश्न जो है इस चैप्टर से और भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे आप मेरे हर एक लेक्चर को समय पे आप नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, थैंक यू।